और दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज की मूवी का नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इस पूरी पिक्चर में सिर्फ 3 चीज़ों की बात की गई है, एक लड़का, एक लड़की और एक सोसाइटी। तो पिक्चर का जो पहला वर्ड है उसमें बोला गया है जेंडर। तो जेंडर को देखते हैं क्या है। दोस्तों, हम कितना भी मेहनत करके सबको समझा दे कि हम सब तो इक्वल है, लड़का लड़की सब इक्वल है, तो भी कोई मानता ही नहीं, क्योंकि असलियत तो कुछ और ही है। असलियत में तो हमारी सोसाइटी में लड़कियों को थोड़ा कम अच्छे से ट्रीट किया जाता है। तो अब असलियत पे तो आ ही गए हैं, तो देख लेते हैं कैसे लोगों को ट्रीट किया जाता है। तो कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है वुमेन्स के साथ, चलो वो देखते हैं। फर्स्ट, इंडिया में लिटरेसी रेट वुमेन्स का बहुत ही कम है मेन से। मेन का 76% लिटरेसी रेट है, लेकिन जो वुमन है उसका सिर्फ और सिर्फ 54% ही है। तो हमारे कुछ दोस्तों को लिटरेसी रेट का मतलब पता ही नहीं होगा, तो इसका मतलब होता है कि कौन कितना पढ़ा लिखा है। सेकंड, वुमन को कम सैलरी दी जाती है मेन से, भले ही वो मेन जितना काम करे। समझो एक ऑफिस है, वहाँ पर मेन और वुमन दोनों भी काम करती हैं और दोनों का टाइम सेम है वर्किंग का, तो भी जो मेन है उसे ज़्यादा सैलरी दी जाती है और वुमन को कम दी जाती है। थर्ड, सोसाइटी प्रीफर करती है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ लड़का ही हो, इसलिए पहले कुछ लोग जो फीमेल्स होने वाली होती हैं उन्हें पेट में ही मार देते हैं, जिसकी वजह से जो सेक्स रेशियो है वो 9:1 पे पहुंच गया है। अब कुछ लोगों को सेक्स रेशियो का मतलब मालूम नहीं होगा, मतलब कि मर्दों की तादाद बढ़ रही है और वुमेन्स की कम हो रही है। फिफ्थ, कुछ घरों में महिलाओं पे बहुत ज़्यादा अत्याचार होते हैं, उन्हें बहुत मारा पीटा जाता है। और गली मोहल्लों में जो लोग हैं छिछोरे टाइप के, वो गुंडागिरी भी करते हैं। फिफ्थ, वुमन को रिप्रेजेंट करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में जो वुमन है वो बहुत कम है, वुमन का रिप्रेजेंटेशन भी बहुत कम है, जिसकी वजह से उनका कोई मुद्दा नहीं उठा पाता और उनके लिए अच्छे लॉज भी नहीं बन पाते। तो ये हमें पूरा देख के समझ तो गया होगा कि ये पूरा गेम जो चल रहा है वो सिर्फ इक्वालिटी को पाने के लिए चल रहा है, और इसलिए हम ये मूवी देख रहे हैं। और जो लोग चाहते हैं कि वुमन और मेन इक्वली ट्रीट हो, इक्वालिटी हो उन दोनों के बीच में, तो इसे फेमिनिस्ट कहा जाता है। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें फेमिनिस्ट कहा जाता है। तो क्या आप एक फेमिनिस्ट हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, अगर हम अभी की बात करें तो हम देखते हैं कि अब तो वुमन को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है बहुत सारी जगह पे। तो ये सब कैसे हुआ? क्या गवर्नमेंट ने कुछ किया? क्या सरकार ने कुछ किया? चलो देखते हैं कि सरकार ने क्या किया। तो क्या क्या सरकार ने किया वो हम देखते हैं। फर्स्ट, सरकार ने लड़कियों की एजुकेशन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए थे, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिससे जो लड़कियां हैं उन्हें भी प्रॉपर एजुकेशन मिल पाए। सेकंड, सरकार ने दहेज और डोमेस्टिक वायलेंस को लेके बहुत सारे लॉ डाले थे, जिसकी वजह से अगर कोई ऐसे करते हुए पाया जाएगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा और भी बहुत सारे कानूनन जुर्म उस पर लगाए जाएंगे। और अगर कोई लड़कियों के साथ मारपीट करते हुए पाया जाएगा बिना किसी रीज़न के, तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे और शायद उसे जेल में भी भेजा जा सकता है। तो अगर हम अभी की बात करें तो हम देखेंगे कि ये सब थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन तो भी बहुत लोग दहेज लेते हैं और बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर मारपीट होती है। तो मेरे ख्याल से ये जो पॉइंट है वो पूरा अच्छी तरह से हुआ नहीं है इम्प्लीमेंट। थर्ड, सरकार ने होने वाले बच्चे का सेक्स पता करने के लिए और उसका अबॉर्शन करवाने के लिए ये सब इलीगल कर दिया है, अगर वो फीमेल हो चाहे मेल हो। और अगर जो भी डॉक्टर ऐसा करते हुए पाया जाएगा तो उसे तो जेल में डाल दिया जाएगा। साथ ही साथ जो आदमी औरत अपने बच्चे का अबॉर्शन कराने के लिए या फिर उसका सेक्स पता करने के लिए आए थे, उसे भी जेल में डाल दिया जाएगा। और इस चीज़ को बहुत बड़ा क्राइम बोला गया है और ये करना इलीगल हो गया है। फिफ्थ, सरकार ने द इक्वल रीन्यूमरेशन एक्ट बनाया है 1976 का, जिसमें बोला गया है कि चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर वो काम सेम करते हैं तो उन्हें सेम सैलरी दी जाएगी, अगर सेम टाइम तक करते हैं तो। फिफ्थ, सरकार ने जो लोकल गवर्नमेंट है
यानी म्यूनसिपाल्टीज़ या फिर पंचायती राज, वहाँ पर जो इलेक्शन होगा उसमें 1/3 सीट्स वुमन के लिए रिजर्व रहेंगी। मतलब 1/3 सीट पे सिर्फ वुमन का हक रहेगा। तो दोस्तों ये सारे स्टेप्स लिए गए थे गवर्नमेंट द्वारा ताकि वुमन को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके। और इसी के साथ हमने हमारा जेंडर का प्रवचन यहाँ ख़त्म किया है। तो अब बढ़ते हैं हम हमारी पिक्चर के दूसरे पार्ट पे, रिलीजन। तो हमारे सोसाइटी में बहुत सारे रिलीजन हैं और इस रिलीजन की वजह से ही सोसाइटी के बीच में लड़ाई हो जाती है। दो रिलीजन के बीच में लड़ाई हो जाती है और ये काम किसका रहता है? ये मीडिया का काम रहता है लड़ाई करवाने का। मीडिया ऐसे ही अंड बंड बात लेके आती है और उसकी वजह से लड़ाई चालू हो जाती है। तो हमें मीडिया के बारे में नहीं पढ़ना है। तो जब दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाई हो जाती है तो उसे कम्युनलिज्म बोला जाता है। तो ये लड़ाई क्यों होती है, क्या प्रॉब्लम होता है कि ये लड़ाई हो जाती है, तो चलो वो देखते हैं। कम्युनलिज्म प्रॉब्लम्स। ये लड़ाई तब होती है जब कोई एक रिलीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है। सेकंड, अगर एक ही रिलीजन को पूरे देश में रिस्पेक्ट दी जाएगी और बाकी सारे रिलीजन को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो फिर डिस्क्रिमिनेशन के चलते देश में लड़ाई हो जाएगी। या फिर एक रिलीजन के बेस पे पूरी कंट्री बन जाए, जैसे कि पाकिस्तान बनाया गया था मुस्लिमों द्वारा। थर्ड, अगर एक रिलीजन की डिमांड दूसरे रिलीजन के खिलाफ हो तो इसके चलते देश में लड़ाई हो सकती है। फोर्थ, जब लोग अपने रिलीजन को बहुत महान मानने लगे और दूसरे रिलीजन को छोटा समझे, उनकी डिसरिस्पेक्ट करें। फिफ्थ, अगर गवर्नमेंट ही एक रिलीजन को पूरे देशवासियों के ऊपर थोप दे तो इससे कम्युनिटी के अंदर लड़ाई हो सकती है, लोग सटिया सकते हैं। तो दोस्तों हमारे देश में ये सब ना हो इसलिए हमने अपने आप को एक सेक्युलर स्टेट बना लिया है। तो दोस्तों चलो देखते हैं कि हमारा इंडिया जो है वो सेक्युलर स्टेट कैसे बना था। तो फर्स्ट तो ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कोई भी रिलीजन को स्पेशल स्टेटस नहीं देता, जैसे कि पाकिस्तान में इस्लाम को दिया जाता है और यूके में क्रिश्चियनिटी को। सेकंड, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपने पसंद के रिलीजन फॉलो करने की आज़ादी देता है। थर्ड, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी रिलीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होने की आज़ादी नहीं देता। फिफ्थ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि गवर्नमेंट और कोर्ट्स रिलीजन से रिलेटेड डिसीजन लें, जिससे किसी को डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करना पड़े, हमारे देश में सुख और शांति बनी रहे। वैसे ये शांति किस चिड़िया का नाम है, ज़रा नीचे कमेंट करके बताना। फिफ्थ, तो हमारे पिक्चर में एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया था, मतलब कोई रिलीजन में अगर गलत चीज़ें हैं तो वो फॉलो नहीं की जाएंगी। और इसी के साथ हमारा रिलीजन वाला भी प्रवचन ख़त्म होता है। तो अब हम बढ़ चुके हैं मूवी के लास्ट पार्ट पे, जो कि है कास्ट। तो पॉपकॉर्न और जूस लेके रेडी हो जाइए और इस पार्ट को साथ में एंजॉय कीजिए। कास्ट तो सबको मालूम है कि क्या होता है, और ये कास्ट नाम का भूत हम इन नेता लोगों की वजह से ही देख रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने ही इलेक्शन में कास्ट को लाके सब बर्बाद कर दिया और जिसकी वजह से हमारा पिक्चर और बढ़ गया। तो अभी हम देखते हैं कि नेता लोग जो है कास्ट को पॉलिटिक्स में कैसे यूज़ करते हैं। फर्स्ट, तो जितनी भी पार्टी है वो अपने उस कैंडिडेट को खड़ा करती है जिसका कास्ट सबसे ज़्यादा हो पॉपुलेशन में, जिसकी वजह से उन्हें उस एरिया से बहुत ज़्यादा वोट मिल सके और वो इलेक्शन जीत जाए। सेकंड, जब पार्टी सरकार बनाती है तब वो कैबिनेट में हर कास्ट के लोगों को शामिल करती है, जिससे क्या हो, उनका जो सपोर्ट है वो आगे भी बना रहे। थर्ड, पार्टीज कास्ट के नाम पर लोगों को भड़का के उनका वोट ले जाती है और फिर लोगों का पोपट कर देती है। फोर्थ, तो जो कंट्री में लोअर कास्ट के लोग हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्शन के पहले ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ रहती है उनको बहुत ज़्यादा फेवर करती हैं, उनके आगे पीछे घूमती है ताकि उनका वोट मिल पाए। लेकिन जब उनकी सरकार बन जाती है तब इन्हें कोई पूछता भी नहीं है और सिर्फ इनका वोट लेने के लिए इनके आगे पीछे इलेक्शन के पहले घूमा जाता था। तो ये तो हमने देख लिया
कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो लोगों को कैसे बुद्धू बनाती है। लेकिन अभी टाइम आगे हो गया है और लोगों ने इन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात है, इनके आइडियाज़ पे पानी फेर दिया है। तो चलो देखते हैं कि कैसे पानी फेरा है। फर्स्ट, तो इंडिया में कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जिसमें बोला गया है कि इंडिया में एक ही कास्ट की मेजॉरिटी हो, यानी अगर उस पार्टी को जीतना है तो उसे दूसरे कास्ट का भी सपोर्ट चाहिए रहेगा। अब सेकंड बात ये है कि हर आदमी अब एक जैसा नहीं सोचता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने कास्ट को वोट नहीं देते, बल्कि जो उन्हें सही लगता है उसे वोट देते हैं। तो कास्ट के भड़कावे में अब लोग जल्दी नहीं फंसते। नेक्स्ट लिमिटेशन है कि बहुत सारे पार्टीज़ इलेक्शन में लड़ती हैं, लेकिन ज़्यादातर पार्टी एक ही कास्ट के लोगों को टिकट देती है, जिस वजह से उसी कास्ट के लोगों के वोट्स डिवाइड हो जाते हैं। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट। तो लास्ट पॉइंट दिया है कि ये सारी चीज़ों की वजह से एमपीज़ और एमएलएज़ हार जाते हैं। तो इस सब से हमें पता चलता है कि इंडिया में भी कास्ट पॉलिटिक्स है, लेकिन क्या है, थोड़े मात्रा में है। नहीं तो फिर जो एमपीज़ और एमएलए हैं वो हारते नहीं। तो चलो अब बात करते हैं कास्ट की। तो दोस्तों, हर कास्ट के लोग चाहते हैं कि उनका कास्ट बड़ा हो, और इस वजह से कभी कभी दो कास्ट के लोग भी एक साथ आके एक ग्रुप बना लेते हैं ताकि उनकी कास्ट बड़ी हो जाए और डोमिनेट कर सके। तो ये ग्रुप बनने से पहले ये जो दोनों कास्ट है अपने एक दूसरे की बात को सुनते, समझते, नेगोशिएट करते हैं, उसके बाद ही ग्रुप बनाते हैं। और बहुत तो ऐसे भी ग्रुप बनते हैं जहाँ पर फॉरवर्ड कास्ट वाले एक ग्रुप बना लेते हैं और बैकवर्ड क्लास वाले एक ग्रुप बना लेते हैं, और ये पूरे ग्रुप का नाम होता है फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप, बैकवर्ड कास्ट ग्रुप। तो बहुत से लोग यही कास्ट वास्ट के चक्कर में फंस गए हैं। तो ये सब हटाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, जैसे इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए जिससे हमारा देश आगे बढ़े और मॉडर्न हो। सेकंड, अर्बनाइजेशन होना चाहिए, मतलब सिटीज़ बननी चाहिए, बढ़ बढ़ के बननी चाहिए, जिससे क्या हो, सिटीज़ वाले लोग ज़्यादातर ये सब लफड़ों में नहीं फंसते। थर्ड, पढ़ाई लिखाई भी आगे बढ़नी चाहिए जिससे इंडिया का लिटरेसी रेट आगे हो और सब एजुकेट होंगे तो कास्ट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। फोर्थ, लोगों को जॉब्स मिलेंगी तो वो और भी खुल के सोच पाएंगे। फिफ्थ, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलनी चाहिए जिससे लोग नेता लोगों के भड़कावे में आके उन्हें वोट ना दे। तो इसी के साथ हमारी ये मूवी ख़त्म होती है, और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो हमारे मूवी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मूवी को लाइक भी कर दीजिएगा। नीचे ऑप्शन आ रहा होगा, और कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा, और शांति कौन है वो भी बता दीजिएगा।